तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑटोज़ के अंदर वैसे भी चर्निंग काफ़ी अच्छे से हो रही है, तो ये एक ऐसा शेयर बन रहा है जो कि पिछले 5 सत्रों में करीब 14% तक की बढ़त दिखा चुका है। दूसरा एंगल आता है वो है मेटल शेयर्स का। मेटल शेयर्स में अच्छी चमक देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, नालको, ऐसे कुछ एक शेयर्स हैं जो बढ़िया चल रहे हैं। आप दो चीज़ों से मेटल शेयर्स को काउंट कर सकते हैं। पहला, एक तो ग्लोबल मार्केट्स में जब भी थोड़ा कूल ऑफ होगा और दो बड़ी इकॉनमी चाइना में और यूएस में किसी तरह का कोई खास डिफरेंसेस नहीं होगा, दिखाते जाइए। और सारे के सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे स्क्रीन पर बिग बजर्स के तौर में, तो वो सब सेटल होता जाएगा। इससे पहले जैसे मैंने आपको हीरो मोटोकॉर्प की बात की। दूसरा पॉइंट मेटल्स की हुई बात। मेटल्स में एक तो मैंने आपको ग्लोबल फैक्टर बताया, दूसरा वैल्यू हंटिंग भी होती है। आप जब मार्केट में उतरते हैं ना, तो आप ये नहीं देखते कि मेरे को खिंचा हुआ माल लेना है, आप ये देखते हैं कि मेरे को कौन सा दबा हुआ माल लेना है, जहाँ पे अभी भी वैल्यू हंटिंग हो सकती है, वैल्यू अच्छे से निकाली जा सकती है, वो मेटल्स में आपको देखेगी। इसलिए मेटल्स का जो परसेंटेज गेन है वो काफ़ी अच्छा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किर्लोस्कर ऑयल्स के अंदर मजबूत गाइडेंस से आज इसमें उछाल देखने को मिल रहा है, तो ये एक बढ़िया शेयर और है। कमज़ोर नतीजों का दबाव भी दिखा, वो था मुथूट फाइनेंस पे। वैसे देखा जाए तो मुथूट फाइनेंस का प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है, गोल्ड के प्राइजेस भी अच्छे बढ़े हैं। 1 लाख का इसी क्वार्टर में उसने देखा, जिस क्वार्टर के वो नंबर उतार रहा है वो मार्केट में। लेकिन फिर भी जो एडजस्टमेंट्स वाले इनकम है वो अच्छे ना होने की वजह से आज मुथूट फाइनेंस के अंदर थोड़ी बहुत कमज़ोरी हमको देखने को मिली है। कर्नाटका बैंक भी कुछ कुछ इसी तरह से दबाव दिखाता हुआ दिख रहा है, करीब 4% के आसपास का, ये भी कमज़ोर है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आज बजिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में जाते हैं, इसको नोटिस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बजर से, लेकिन आज जो कह सकते हैं कि बड़ा बाजार है वो है निफ्टी है। करीब 140 सत्र के बाद आज हम 25,000 के दर्शन कर रहे हैं। 26,277 ये है रिकॉर्ड लेवल, जो कि अब यहां से ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है। 25,000 को तो पार करके हम ऊपर आ गए हैं। डीपी जरा ये बताइए कि ये जो तेजी बनी अचानक से, क्या ट्रिगर रहे, क्यों ये तेजी बन रही है, और एफएनओ के आंकड़े आपको क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, आपको नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ 6 घंटे पीछे लेके चलता हूं, और इस 6 घंटे पीछे के अंदर हमारे जो जिक्र हुआ था, अगर किसी को नहीं तो अभी पड़ा हुआ है, आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। हमने 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से नोटिस कराई थी, मैं तीनों बता देता हूँ। पहला, निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत लाइट है, ये बात मैंने बहुत ज़ोर से आपको बताई थी। और सुबह मैंने हरा रंग और लाल रंग ये आपके सामने भी दिखा था कि जैसे आप इसमें हरा रंग डाल देंगे तो ये बहुत ज़ोर से भागेगा, और लाल रंग डालेंगे तो बहुत ज़ोर से गिरेगा भी। मार्केट ने आज शॉर्ट कवरिंग का हरा रंग डाला, क्या ज़बरदस्त तेज़ी आई, क्योंकि लाइट है इसलिए इतना तेज़ हुआ है। अगर ये लाइट नहीं होता तो इतना तेज़ नहीं होता। दूसरा इसके पीछे पॉइंट है, ये हमने निफ्टी के चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। एग्जैक्टली सुबह ही गोला भी आपके सामने मार्क करके हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पे मंथन हो रहा है। इसके नीचे आप वीक हो जाएंगे, इसके ऊपर आप स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे आप ऊपर का समय निकालते हैं आप स्ट्रांग होते जाते हैं। इस चार्ट को 2 मिनट के लिए जरा हटाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको हमने बात बताई थी कि मार्केट के लो पे लेना और हाई पे बेच देना, और आपको थोड़ा गुरिल्ला वारफेयर अपनाना पड़ेगा। आज आपको पता है मार्केट का लो क्या है? चलो मैं ही आपको बताया तो बाजार का आज का लो क्या है, वो है 24,494। डेट मीन्स 24,500, ये आज बाजार का लो है। और सुबह का अगर आप हमारे लेवल्स देखेंगे तो हमने पहला सपोर्ट एरिया 24,500 ही बताया है, और एग्जैक्टली 24,500 को टच करने के बाद मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस एरिया 24,800 को भी तोड़ दिया। ये कम देखने को मिलता है कि जिसमें एक ही दिन में बाजार अपने सपोर्ट को भी टच करे और बाजार अपने रेजिस्टेंस को भी टच करे। ये बहुत रेयर मिलता है, कम मिलता है, बट आज मिला। एक चीज़ मैंने और भी सुबह आपको बताई थी, वो बताई थी कि छुट्टी हो जाएगी छुट्टी करनी चाहिए उन लोगों को जिनको इंडेक्स में काम, ऑप्शंस में काम करना है। लेकिन निफ्टी वालों की छुट्टी नहीं की थी, उनसे ये कहा था कि आप आज बने रहना। और ये बात भी आपको बोले होगी कि 12 बजे के बाद आप मार्केट में एक्शन देखेंगे। 12 बजे से जस्ट पहले का चार्ट एक बार स्क्रीन पे दिखाओ, और वही चीज़ बिल्कुल सुस्त अभाव में पड़ा हुआ था और ज़ोर से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन 12 बजे बाद मार्केट एक डिसाइसिव फैक्टर्स में आ गया, क्योंकि साफ पता लग रहा था बॉस डाटा देख के कि एडजस्टमेंट्स होने के लिए कुछ ना कुछ आपको बलिदान देना पड़ेगा। या तो आज
यही बाजार आज पलट भी सकता था, ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ गया तो नीचे नहीं आ सकता था, नीचे भी आ सकता था, बट डाटा जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा वैसे वैसे सारी बात होगी। तो दोनों तरफ से ओपन एंडेड था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एंडेड है, बट हाँ इस तरह का मूवमेंट हो रहा था। एक और छोटा सा पॉइंट मेरे को आपके सामने रखना है, जरा दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और HDFC बैंक को। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर आ गया, बड़े शेयरों के बिना ये असंभव था, तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी थैंक यू करना चाहिए, और ये भी आज काफ़ी बड़ा योगदान दे रहा है। मैंने पिछले 3-4 दिन से रिलायंस के बारे में लगातार आपके सामने बात रखी है, खुशी भी होती है कि हम टाइमली आपके पास चीज़ रख देते हैं, और अच्छा भी लगता है कि एक्सपर्ट्स भी अपनी राय दे के हमारे इस कॉन्फिडेंस को ऊंचा करते हैं। आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का और निफ्टी का चार्ट आप मैच कर लिए, सेम टाइमिंग सेम तरीके से सब जुड़ेगा। तो बस 3-4 चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, 3-4 चीज़ें हैं, गलती होने के चांसेस सबसे रहते हैं, बट फिर भी आप एक्टिव रहिए, समझदार रहिए। देखो आज जैसे 24,800 पार हुआ, मार्केट ने फिर देखे नहीं 200 पॉइंट, बहुत जल्दी से 200 पॉइंट और जोड़े। पहले 200 पॉइंट में पूरा दिन निकल गया, और सिर्फ लास्ट के 200 पॉइंट में 10 मिनट निकले, कहाँ पे 5 घंटे और कहाँ पे 10 मिनट। ये लेवल की इंपॉर्टेंस है ब्रेक करने की। धर्मेश शाह ICICI सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हरीश जुजारू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और पृथ्वी फिनमार्ट से हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। धर्मेश भाई, आप काफ़ी रिपोर्ट्स निकालते हैं, काफ़ी स्टडी आपकी होती है और काफ़ी इनडेप्थ स्टडीज़ होती है मार्केट की। इस समय बाजार के अंदर आप क्या रीड कर रहे हैं? ये मार्केट है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, 37-38% का FIs होल्डिंग है, अभी 50% तक आ गए थे। ये सीज फायर से पहले, सीज फायर के बाद तक भी रही हैं। अब बाजार कहाँ पे जा रहा है, और निफ्टी बैंक निफ्टी को हरा के ऑल टाइम हाई लगा देगा? गुड आफ्टरनून डीपी जी। और डेफिनेटली आई थिंक सो, अगर आपने देखा होगा हमने एक रिपोर्ट निकाली थी द मंथ ऑफ अप्रैल आई थिंक सो, वेयर वी बिलीव आई थिंक सो दैट मार्केट को लाइकली टू मूव ऑन द हायर साइड। यहाँ पे 25,500 का हमारा जो टारगेट था निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आना चाहिए इसी महीने के आसपास, विच इज अगेन द 80% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस एंटायर फॉल फ्रॉम 26,000 टू ऑलमोस्ट 21,200। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मार्केट इज लाइकली टू सी द अपवर्ड मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। रही बात न्यू निफ्टी की, तो यस डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट न्यू निफ्टी टू कम बाय सितंबर अक्टूबर, क्योंकि आप अगर हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे कहीं ना कहीं, तो जब भी मार्केट का इनसाइड द स्ट्रक्चरल बुल मार्केट 16 to 17% correction have been treated as a normal correction, and this is happening since last 2 decades। और जब भी ऐसा फॉल आया है, उसके बाद जब भी बाजार ने एक बेस फॉर्मेशन के बाद चला है, तो मिनिमम रिटर्न जो बॉटम से होती है वो कहीं ना कहीं 20 से 23% के आसपास होती है। तो हमें लग रहा है कि मार्केट यस लुक्स मोर पॉजिटिव, बाय ऑन डिप शुड बी द स्ट्रेटेजी। कहीं ना कहीं जो टेम्पलेट था सेल ऑन रैलीज, आई थिंक सो दैट इज चेंजिंग इनटू buy on dips। So we believe I think so market should look more positive going forward with buy on dips with 24,300 to 200 remains to be the very strong support for the bank nifty। ठीक है, 24,200 300 वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। आप कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है मार्केट, एग्जैक्टली यही हमारा भी मानना है। अभी हम आपसे और क्वेश्चंस लेके और बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ मेरे से और छूट गई थी। सुबह मैंने जब अब इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में बात हो रही थी, तो 24,800 की कॉल के बारे में मैंने स्क्रीन पर दिखाया था आपको, तो एक बार मैं ज़रा 24,800 की कॉल और पुट वापस से दिखा देता हूँ। पुट ज़ीरो हो गई, और ये बात मैंने आपसे बहुत ज़ोर से बोली थी, आजकल ट्रेंड ऐसा चलता है कि पहले कॉल्स वालों से सारे पैसे ले लो आप, और उसके बाद जब आपका पुट्स का हाई बन जाए तो पुट्स को डीग्रेड कर दो। अभी मैं चार्ट तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस के चार्ट नहीं आते, नहीं तो मैं 24,800 की कॉल और पुट दिखा देना, जो कि 15 तारीख का आज डेरिवेटिव एक्सपायरी की है। जो कॉल अभी आपको स्क्रीन पर आएगी, जो कॉल 24,800 की ये वाली आपको 700% ऊपर दिख रही है, जिसका रेट 300 रुपये है। आपको पता है इसका लो क्या है आज? 10 रुपये का। ये 10 रुपये की चीज़ आज 310 रुपये में खड़ी है, और मात्र 3 घंटे में खड़ी है। और एक बार मैं इसी तरह की एक पुट भी दिखाता हूँ आपको, 24,800 की एक पुट, ठीक है। इसका लो भी बताता हूँ क्या है। इसका लो अभी 6 रुपये लग गया, बट इसका हाई लगा हुआ है 300 रुपये का। ये कॉल जो भी 6 रुपये की है ना पुट, ये 300 रुपये का हाई बनाओ था, और जो 310 रुपये की अभी कॉल है, ये 10 रुपये का लो बनाओ था। कैसे रिवर्सल हुआ आपके सामने है।
पहले सुबह का 12 बजे से पहले ये जो पुट वाले हैं इन्होंने खूब पैसे बनाए, क्योंकि बाजार डेज लो टेस्ट करवा गए थे। लेकिन उसके बाद कॉल्स वालों का नंबर आया। तो मार्केट में जिस दिन वीकली एक्सपायरी होती है, ध्यान रखिएगा, एक तरफ के लोगों को पहले पूरा साफ कर दिया जाता है। ये बैक टेस्टेड है, आप अपना दिमाग भी लगाइएगा, अपना खुद भी देखिएगा। हमने कम से कम, ये हमारा अपना 7 से 8 महीने का बैक टेस्टेड है। आप फिर भी अपना आप हिसाब से देखिएगा, अगर कुछ और एडिशन मिलता है तो इटिनॉस स्वदेश को टैग करके या मेरे को टैग करके आप भले बता भी सकते हैं कि आपकी लर्निंग इस पे क्या है। हरीश जुजारू भी है हमारे साथ हैं। हरीश जी नमस्ते, आपके शेयर्स कौन से हैं सर आज के क्लोजिंग शो के? जी मेरा शेयर अगर मेरा पहला फर्स्ट शेयर रहेगा, स्टॉक रहेगा डीएलएफ। अगर डीएलएफ में देखा जाए तो एक एचएनएस का इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है। दूसरा चीज है कि जिस तरह से रियलिटी सेक्टर में थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्टअप हुआ है आज के दिन, मुझे लग रहा है कि आगे जाके रियलिटी में डीएलएफ मेजर दिग्गज कंपनी है और मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए 1 to 2 डेज के लिए टारगेट्स 750 760 लेवल्स का रहेगा और स्टॉप लॉस बना रहेगा 675 का लेके चलना है। ठीक है, 675 का स्टॉप लॉस है डीएलएफ पर। आज 12:30 बजे हम जब शो कर रहे थे तो एक ऑप्शन की रणनीति भी शेयर की थी स्नेहा सेठ ने। 700 रुपए के ऊपर लगातार ये मजबूत है। फिलहाल 707 रुपए का भाव आपको दिखेगा और मार्केट के तो क्या ही कहने। धर्मेश भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, नमस्कार। आप बताइए कि आपके रडार पर कौन से शेयर हैं और क्या आप कोई पोजिशनल कॉल शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली आई थिंक सो। मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे लार्ज कैप्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और लार्ज कैप्स में अगर हमारी टॉप पिक की बात करें तो एलएनटी हमारी टॉप पिक रहेगी। यहाँ से एलएनटी अगेन आई थिंक सो द स्टॉक हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इनसाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप पिक है। और दूसरा है कि कहीं ना कहीं अगर आप टेक्निकली भी देखें तो एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट से निकल रहा है एलएनटी 200 डे एक्सपोनेंशियल वीकली पे सपोर्ट लेने के बाद। तो वी जो आई थिंक द फॉलोइंग चैनल ब्रेकआउट भी एलएनटी में है। सब putting all things together, so we believe I think so LNT can be took for target of around 3950. Short term target नहीं है, 3 महीने का टारगेट है, तो don't take it from the short term perspective. अगर अपार्ट फ्रॉम एलएनटी हमें लग रहा है कि टाइटन इंडस्ट्रीज आई थिंक सो कहीं ना कहीं गोल्ड में हमें लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और वो कंटिन्यू रहेगी। कहीं ना कहीं फॉल इन गोल्ड प्राइसेस इज समथिंग बिग पॉजिटिव फॉर अक्रॉस ज्वेलरी काउंटर्स। तो कहीं ना कहीं टाइटन को भी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी फॉर द सेम डिमांड में पिकअप होगी। टेक्निकली ये आप अगर देखते लास्ट 5 मंथ्स फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट भी यहाँ पे भी आया है। 200 वीक ईएमए पे सपोर्ट लेने के बाद हमें लग रहा है कि टाइटन भी डेफिनेटली 3950 टू 3960 के टारगेट के साथ देख सकते हैं। तो एलएनटी टाइटन रिमेन्स टू बी अ टॉप पिक फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, एलएनटी 3950 के टारगेट के लिए। टाइटन का धर्मेश भाई आपने क्या टारगेट बताया? 3950। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर, आपकी आवाज थोड़ी सी ना कट के आई। 3950 हमारा 3950 का टारगेट होगा। 3950 का टारगेट दोनों के लिए सेम, टाइटन और एलएनटी दोनों भाव भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। कहीं ये भी इंटरेस्टिंग है, टाइटन एलएनटी सेम टारगेट। यस यस ऑलमोस्ट इफ यू लुक एट द प्राइस आल्सो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? ठीक है ठीक है, करेक्ट 3950। चलिए आसान हो जाएगा। 2 शेयर आपने 2 दिग्गज बता दिए, इंडेक्स के शेयर बता दिए, 3 महीने का व्यू है और यहाँ से ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न मिल जाएंगे अगर कोई 3 महीने तक इसको होल्ड करता है तो। वैसे भी आज अगर हम देख रहे हैं कि जो टाटा ग्रुप के जो शेयर हैं ना, जो इंडेक्स के पार्ट हैं स्पेशली, वहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। चाहे टीसीएस हो, टाटा कंज्यूमर हो, टाटा मोटर हो या फिर ट्रेंट हो, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। एक व्यू जरा आप ट्रेंट पर भी दे दीजिए, क्योंकि ट्रेंट भी एक रिकवरी वाला प्ले है। रिटेल का अच्छा ये स्टॉक है। थोड़ा वैल्यूएशन को लेकर चर्चा होती, क्या वो स्ट्रेस्ड हैं? आप जरा बताइए कि इसके चार्ट्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? ट्रेंड अगेन आई थिंक सो कि जो मोमेंटम है ट्रेंड में, मतलब आफ्टर द फॉल फ्रॉम 7500 8000 टू ऑलमोस्ट 4800, बट आफ्टर द रिजल्ट आई थिंक पोस्ट रिजल्ट्स आफ्टर Q4 नंबर्स कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रिजल्ट्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड और आगे की कमेंट्री भी कहीं ना, मतलब आगे के एक्सपेक्टेशंस भी अच्छे कहीं ना कहीं। तो हमें लग रहा है ट्रेंड टेक्निकली भी कहीं ना कहीं इफ यू लुक आई थिंक सो 5600 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे तो काफी टाइम से वहां पे एक रेजिस्ट करके रीटेस्टिंग ऑफ 51 5200 हो रहा था।
इफ इट क्लोज अबाउट, हमें लग रहा है कि 56 के ऊपर क्लोज होना चाहिए ट्रेंड यहाँ से, वी शुड सी अ ब्रेकआउट एंड वी लुक फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 6100 टू 6200। तो ट्रेंड भी डेफिनेटली बाय है 5200 5240 के स्टॉप लॉस के साथ। आई थिंक सो ट्रेंड कैन बी प्लेड फॉर टारगेट ऑफ 6100। देखिए आज मार्केट के अंदर जो हुआ वो कहने को तो एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज है, 400 पॉइंट चढ़ा, ऐसे 400 पॉइंट तो ना जाने आपने कितनी बार देखे हैं, बट जिस तरीके से चला, जिस तरीके से पिछले 3 दिन से अपने वो पावर को शो ऑफ कर रहा था, ये बताने के लिए सफिशेंट है कि बाजार के अंदर एफआईस का फ्लो हो सकता है एक राउंड बाद वापस बढ़ता हो दिखे। ये जो 50 से 37 हुआ, कल और नहीं घटा था, कल 38 ही रह गया था। आज हो सकता है जब शाम को नंबर्स आएँ तो एफआईस के नंबर और बढ़ते हुए आए, तो ये अच्छा साइन है बाज़ार के लिए। और इसी तरह के डिप्स मिलते रहें तो और अच्छा है, नहीं तो फिर फोमो वापस आ जाएगा जो मंडे को आया था लोगों के पास। ठीक है, तो अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर नहीं करना होता तो देखो 24,500 से चलाता नहीं या गिराता नहीं। ठीक है जी, अब एक काम और करते हैं, जरा बिग एक्शन स्टॉक्स के एक व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखते हैं। और मेरी सहयोगी आशीषा जुड़ रही हैं आपको ये सभी शेयर्स बताने के लिए जो आज बिग एक्शन की कैटेगरी में गए हैं। आशीषा, एक बार जरा बताएं आप। बिल्कुल, तो पिछले एक आध घंटे में अच्छी खासी रिकवरी भारतीय बाजारों में दिखी है और दिग्गज शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा है। इनफैक्ट बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2 से 2.25% की तेजी यहां पर दिखी है, 1450 के पार कारोबार करता हुआ। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज निफ्टी कंपनियों से भी आज कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ। तो कई सारे स्टॉक्स जिसके चलते निफ्टी 50 इंडेक्स में आज अच्छा खासा एक्शन दिखा है। इसके अलावा ऑर्डर विन्स और नतीजों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में है। सबसे पहले कल्पतरु प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, इनफैक्ट 2370 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं, जिसके चलते ये स्टॉक भी 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। डिफेंस शेयरों में काफी एक्शन है और ऐसी एक शिप बिल्डिंग कंपनी की हम बात करेंगे। नतीजे अभी आए थे कोचिन शिपयार्ड, नतीजे आय में करीब 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली सालाना आधार पर। मुनाफे में कमी थी, मार्जिन्स पर भी थोड़ा सा दबाव दिखा, लेकिन याद रखिए डिफेंस शेयरों में इन केस तेजी दिखी है, जिसके चलते कमजोर नतीजों के बावजूद कोचिन शिपयार्ड करीब 4.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। कोचिन शिपयार्ड के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैस्काव डॉक जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 4% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। इसके अलावा सरकारी बैंकों की बात करते हैं, यहाँ पर दबाव दिखा है। यूनियन बैंक करीब 2% नीचे, यूको बैंक 1% की गिरावट के साथ कारोबार और कैनरा बैंक पर भी आज प्रेशर दिखता हुआ। इसके अलावा ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कुछ स्टॉक कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है, आज फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार। और जेके सीमेंट हालांकि दिन की ऊंचाई से फिसल चुका है, लेकिन फिर भी आज ऑल टाइम हाई लेवल्स इस स्टॉक ने भी हिट किए थे। ये सभी शेयर्स बताने के लिए बहुत शुक्रिया आशीषा आपका, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धर्मेश भाई, आपके रिलायंस पे टेक क्या है? आज 2% ऊपर है, ये ना मार्केट को ऑल टाइम हाई लगवाने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। अगर ये नहीं चला तो फिर से हो सकता है हमको वापस नीचे आना पड़े, इसलिए रिलायंस की वेटेज और रिलायंस की पोजीशनिंग दोनों जरा चेक करके मेरे को बताओ कि ये कितना और चल सकता है। ये देखिए तेजी जो चालू हुई है 22,000 से जो चालू हुई थी, उससे सबसे पहला जो चला था वो रिलायंस था। आई थिंक सो मेकिंग अ बॉटम ऑफ 1150 1160 के आसपास का बॉटम था। वहां से हमने एक अच्छी पुल बैक दिखी। हमें लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द रिलायंस, मतलब जो करेक्टिव फेज था 2 साल से, मतलब अगर आप देखेंगे थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म की चार्ट की बात करेंगे तो स्टॉक में काफी टाइम से, मतलब अगर मैं पहले के भाव पकड़ता हूँ तो 3,000 से 2,500, जो अभी कहीं ना कहीं 2,800 के आसपास। हमें लग रहा है कि रिलायंस कहीं ना कहीं वीकली, मंथली एंड डेली चार्ट अगर और क्वार्टरली चार्ट अगर आप चारों को मिला दें तो कहीं ना कहीं टेक्निकल सेटअप जो इंडिकेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि रिलायंस शुड मेक अ न्यू हाई इन नेक्स्ट 1 ईयर। ये थोड़ा लंबा टारगेट की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें, आफ्टर मेकिंग अ सपोर्ट एट 200 वीक ईएमए, अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं तो वीकली पे 200 वीक पे जब भी रिलायंस ने सपोर्ट लिया है उसके बाद उसमें बहुत बड़ी तेजी हर बार आई। हमें लग रहा है यहाँ से भी अगर आप देखेंगे सपोर्ट लेने के बाद एक स्लो एंड ग्रेजुअल मूव देखा हमने रिलायंस में वीकली और मंथली पे।
Maybe in the short term to talk for, I think so 1520, 1530 is likely target for Reliance, keeping a stop loss of 1390. तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो रिलायंस लुक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव फ्रॉम द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, डन। तो रिलायंस में जिन लोगों के पास पोजीशंस ले रखे हैं उनको घबराना नहीं है, बने रहना, और पैसे आ सकते हैं। जिनके पास नहीं है, लेना चाहते हैं, तो छोटे मोटे डिप में जब भी आपको मौका मिले प्लस कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म वाला जो पाथ है, यानी कि आप छोटे से जब बड़ी अवधि के लिए लेते हो आप, तब भी चल सकता है। फिलहाल के लिए धर्मेश की अगर लैंग्वेज में भाव के हिसाब से स्कोर डाल दिए जाए तो 1500 प्लस और 1600 की कैटेगरी में जा सकता है ये। तो 1530 तक का टारगेट फिलहाल वो दे रहे हैं। धर्मेश ने जितने भी शेयर्स के बारे में जिक्र किया, स्टॉप लॉसेस टारगेट हमने सब कुछ डाल दिए। धर्मेश भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। तो बाजार में है करीब 425 अंकों के आसपास की तेजी, 25,100 के भी ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहे हैं। बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग भी हम देख रहे हैं और निफ्टी के 50 में से 49 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। ऑटो शेयरों में गजब का आज जोश हम देख रहे हैं। हरीश भाई, टाटा मोटर जरा चेक करके बताइए, कितना कन्विक्शन है आपको इसकी चाल पर? थोड़ा लंबा रखें या फिर ट्रेड वगैरह जो बनना हो पैसे लेके निकल जाए फिर इसमें से? अगर टाटा मोटर्स की बात करते हैं, देखिए जिस तरीके से आपने प्रीवियस मंथ्स में करेक्शन देखना था वो प्रिसाइजली प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आके सपोर्ट लिया जो कि 600 के अराउंड में था। तो मुझे लग रहा है कि एक क्लियरली एक टर्न अराउंड पिक्चर है करंट पे टाटा मोटर्स में। अगर जो भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप बना है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है 800 के लेवल्स के आसपास है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में ए लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। अगर लंबी अवधि की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ये स्टॉक प्रिसाइजली सपोर्ट के पास है, रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी टाटा मोटर्स बहुत अच्छा स्टॉक है करंट लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। शेयर जिसके प्रोडक्ट सड़क पर चलते हैं और वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट हवा में उड़ते हैं। इंटरग्लोबल एविएशन की बात कर रहे हैं हरीश भाई। आज हम ठीक ठाक रफ्तार देख रहे हैं और एक खबर भी आ रही थी कि मिडिल ईस्ट में कुछ और डेस्टिनेशन पर कंपनी एक्सपेंड करने जा रही है। इंटरग्लोबल एविएशन वैसे भी काफ़ी अच्छा चला हुआ शेयर है, ये 5,500 रुपये के ऊपर जाकर फिलहाल ये कारोबार कर रहा डिहाई पर है। अभी कितना चलेगा इंटरग्लोब? और किसी को मान लीजिए नई पोजीशन ऐड करनी हो तो आपके हिसाब से लेवल्स ठीक है या फिर थोड़ा नीचे आए तो कंफर्ट बनेगा? इंटरग्लोबल एविएशन देखिए ऑलमोस्ट अच्छा एक और परफॉर्म किया हुआ है स्टॉक और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। जो ऑल टाइम हाई है 5649 का, उसी के आसपास चल रहा है मोस्टली। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये क्रॉस करेगा, मुझे लग रहा है कि फर्दर एक रैली देखने मिल सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 6000 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाके 2 to 3 मंथ्स के हिसाब से। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे भी अगर देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन था करंट स्टॉक में ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर अभी तक। तो अभी फिलहाल एक फ्रेश रैली के लिए तैयारी हो रही है स्टॉक प्राइस में और वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हुआ है। तो ऑल टुगेदर मुझे लग रहा है कि सेटअप बहुत सही है। करंट लेवल्स पे भी कोई ऐड करना चाहे तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, डिप्स में भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जब तक कि 5200 के ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि तेजी में ही रहेगा। और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में 6000 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर इंटरग्रोथ। ठीक है, 6,000 रुपये के लेवल आप उम्मीद करके चल सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन में। लेकिन ब्रेक से पहले हम रिलायंस की चर्चा कर रहे थे, जो कि बाजार का दिग्गज है, निवेशकों की बहुत उम्मीदें होती हैं, चल नहीं रहा था। इसके चलते लोग सवाल पूछते थे कि चलेगा कब। लेकिन हाल फिलहाल बहुत बढ़िया रफ्तार रिलायंस के शेयर ने दिखाई है और आज हम देख रहे हैं कि 2-2.25% ऊपर ये शेयर है, 1450 रुपये के ऊपर भी निकल गया है। तो इस रैली का कारण क्या है? इस साल करीब 18-20% के आसपास की तेजी हो चुकी है। इसका रीजन बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ हैं। शरद, बताइए, बेहतरीन रनअप हम देख रहे हैं बाजार के दिग्गज में, क्या रीजन है इसके पीछे? रिलायंस इस साल जो है लगभग 17 से 18% भागा है। वही निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई है। लेकिन क्या अहम रीजन है रिलायंस में आज तेजी देखने के लिए? सबसे पहले एक टाइप का टेक्निकल पुलबैक देखने मिला है। निफ्टी के जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तेजी देखने मिली है और बैंकिंग रैली में भी जो है
अच्छी मूवमेंट आई है, लेकिन उस समय रिलायंस जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब धीरे धीरे इस साल जो है हमें देखने मिल रहा है कि रिलायंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली जो चौथे तिमाही के नतीजे आए, वहाँ पे कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस यानी कि आपके रिटेल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस दोनों ही अनुमान से बेहतर नतीजे आए। और याद रखिए, जियो के बिजनेस में जो आरपू का हाइक है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस इस साल है। वैल्यू अनलॉकिंग की बात करें तो जियो की लिस्टिंग की भी बातचीत चल रही है। इंटरेस्टिंगली जो सक्सेशन प्लान है रिलायंस का, वो भी प्रोमिनेंट हुए जा रही है। जिस तरह बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स भी लिए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पोजीशंस को लेके। इसके अलावा रिलायंस ये बात सोच रही है कि अपनी स्टेक जो एशियन पेंट्स में उसकी वो बिकवाली भी करें। अगर कैलेंडर ईयर को लें तो 2023 और 2024 इन दोनों साल में जो है रिलायंस अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, लेकिन इस साल कहानी अलग है। गाइडेंस की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो है अब इंक्यूबेशन से ऑपरेशनलाइजेशन में जा रही है बिजनेस, और जब ऑपरेशनलाइजेशन होती है तो कैश फ्लोज आते हैं। कैश फ्लोज आते हैं तो आपको पीएनएल में उनका इम्पैक्ट दिखने मिलता है। और आखिर में जियो जो है अपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है। टेलीकॉम नेटवर्क तो है, लेकिन उसके ऊपर एआई का क्या लेयर लगता है उस पर भी जो है नज़र रहने वाली है। एजीएम भी आने वाली है 1 से 2 महीने में, जहाँ पे बड़े मेजर अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, तो वहाँ तक एक रैली का एक्सपेक्टेशन जो है बाजार के बड़े लोग कह रहे हैं। लेकिन बड़े लोग के अलावा ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं, खासकर कि एनालिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लूमबर्ग से हमने डेटा निकाला, यहाँ पे 12 मंथ टारगेट प्राइस 1551 का, यानी कि करंट लेवल से 9% का रिटर्न पोटेंशियल पे। लेकिन याद रखिए, टोटली 38 एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, लेकिन 95% एनालिस्ट का इसमें सिर्फ और सिर्फ बाई रेटिंग है। मैक्सिमम टारगेट प्राइस की बात करें तो ये मिराई एसेट से 1950 का आंकड़ा है, और जो लोएस्ट टारगेट प्राइस है वो एम्बिट से आ रहा है लगभग 1290 रुपये का। तो ये पूरी जो गाथा है रिलायंस की है, और ये जो ब्रोकरेज स्टेक है या एनालिस्ट स्टेक है, ये भी हम आपके सामने रख दिए है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। ये सारा का सारा रिलायंस पे है। यही वाली प्लेट जो भी शरद के साथ में चल रही है ना, इसको 1 मिनट के लिए रखना स्क्रीन पर, और साथ ही रोहन मेहता को जोड़ लीजिएगा। रोहन भाई नमस्ते। अब आप रिलायंस के बारे में हम आपको बताएंगे, आप खुद भी पढ़ते ही होंगे, जानते भी होंगे, रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी अलग अलग। इस रिपोर्ट्स में बिल्कुल अलग अलग वे में आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं। सबसे कम में 1293, ठीक ठाक में 1550, और अगर ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे तो 1950। आप किस कैटेगरी में हो, ये 1290 में, 1950 में, या फिर 1550 में? रिलायंस ऑफ कोर्स एक वैल्यू बाय लग रहा है, पर अभी भी हमारे पोर्टफोलियोज में रिलायंस नहीं है। द ओनली रीजन इज दैट अभी भी हमको एक डायरेक्शनल ऑफ वैल्यूएशन तीनों बिजनेस में नहीं मिल रही है। सो टारगेट प्राइस तो मुझे नहीं पता है, पर अभी भी हमको लग रहा है कि समवेयर अराउंड जब डीमर्जर की स्टोरी होगी या कुछ होगा, तब आई थिंक सो थिंग्स विल बी एक्साइटिंग। वैल्यू लग रही है, पर ग्रोथ को ये सस्टेन कर पाएगा वो एक डाउट है। तो दैट इज द रीजन वी आर न्यूट्रल ऑन रिलायंस, नॉट वेरी पॉजिटिव। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर आपका भी। और वैसे आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहते हैं सर? आपके अपने शेयर, आपकी मार्केट रीडिंग क्या है, जरा पहले वो बता दीजिए। फिर मेरे पास तो क्वेश्चंस की झड़ी लगी हुई है, मैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ पाऊंगा आपसे। पहले आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है मार्केट्स की, और कोई शेयर्स की या वैल्यूएबल थीम की, पहले वो बता दीजिए। मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है सर। आप देखने जाए तो 10 महीने के बाद स्टॉक्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है। दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रियल स्ट्रॉन्ग बुल रन, और दिस इज द फर्स्ट टाइम डीआईआई हैज आउट परफॉर्म्ड एफआईआई इन्वेस्टमेंट। ये पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन मार्केट में फर्स्ट टाइम हुआ है। इससे एफआईआई को जिटर्स आएंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया कि हमारा हमारा डोमिनेंस कम है। दूसरा, रिजल्ट जितना एक्सपेक्टेड खराब था उतना खराब नहीं आया है, इसीलिए मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है। और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा तो मे बी इन नेक्स्ट क्वार्टर वी कैन सी एन ऑल टाइम हाई मार्केट्स आल्सो। सो अभी भी हमको स्पेसिफिकली नई आइडियाज, पर एक चीज यहाँ पे श्योर है, जो लास्ट तेजी के स्टॉक्स थे वो आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, सब नए नंबर्स आएंगे। तो 2-3 सेक्टर जो बहुत हमको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो है, एक है ऑटो एंसिलरीज, वो वहां पे एक अच्छा नंबर्स आ रहे हैं ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में। सेकंड, डिफेंस, ऑफ कोर्स जो ट्रेड वॉर जो हो रहे हैं उसके हिसाब से डिफेंस भी अच्छा लग रहा है। और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम इज लुकिंग बेटर देन रियल वेरी सेक्टर स्पेसिफिक। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 months that we have been very net positive on markets.
खैर हरीश जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने किर्लोस्कर ऑयल्स के में जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, कनिष्का जो मेरी सहयोगी हैं वो आपको जानकारी देंगी इस पे। बट हरीश भाई एक दो शेयर ज़रा जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि मैं स्पीड से आपसे पूछ पाऊँ। मेरे को आज शेयर्स ज़्यादा पूछने हैं क्योंकि आज बाज़ार जिस तरह का चल रहा है ये दोनों तरफ के ट्रेड आपको दे रहा है। हीरो मोटोकॉर्प आज रखना चाहिए और चल सकता है क्या, मतलब 2-5 दिन में और चल सकता है हीरो मोटोकॉर्प? डिम्पी जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इसका सेटअप जैसे सेटअप बना है, मुझे लग रहा है कि और फर्दर मूवमेंट ऊपर की ओर आ सकता है, क्योंकि इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन है 4580 4550 के अराउंड। तो क्योंकि 4580 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है जो 200 मूविंग एवरेज है, तो वहां तक मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल मूवमेंट। और अगर किसी के पास ऑलरेडी स्टिल होल्ड है तो होल्ड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस 4120 का लगना चाहिए। 4120 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। एनसीसी के ना नंबर्स आने हैं हरीश भाई, नंबर्स आने से पहले शेयर बिल्कुल फ्लैट है बट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी इसको पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी पोजीशंस तो डाल रहा है। एक बार जरा एनसीसी पे आपका टेक, ये रिस्क लिया जा सकता है चार्ट्स को देखने के बाद? मैं प्री नंबर्स ले रहा हूँ सर। बिल्कुल डिम्पी जी, आपने सही बताया। ऑलमोस्ट देखा वॉल्यूम्स के हिसाब से देखा जाए तो एक 2-3 दिन से वॉल्यूम कंटिन्यूसली गेन हो रहे हैं। और जो सेटअप की बात करते हैं, सेटअप में भी एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है क्या बात नहीं हो पाएगी, एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन वापस जब जुड़ेंगे तो एक बार उनसे बातचीत हो जाएगी। खैर इन बिटवीन एक काम कर लेते हैं, जब वो कनेक्ट होंगे हमारे साथ हरीश, तब हम पता कर लेंगे उनसे इस एनसीसी के बारे में। बट किर्लोस्कर ऑयल के अंदर जो अच्छी खरीदारी, आज बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है बताने के लिए कनिष्का सरकार है। कनिष्का जरा बताइए प्लीज़। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के नतीजे सामने आए हैं और कंपनी ने Q4 में रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की हैं, लेकिन मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 12% प्रॉफिट गिरने के बावजूद आज स्टॉक में 10% तक की रैली हमने आज देखी है। इस रैली के रीजंस अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है आने वाले टाइम के लिए। इन्हें 5 पॉइंट्स में अगर हम समझे, सबसे पहले Q4 में कंपनी ने 1750 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है, जो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 5.5% की ग्रोथ को दर्शाता है। एबिटा भी साल दर साल 3.5% बढ़कर 313 करोड़ रुपए हुआ है। स्पेसिफिक सेगमेंट्स में B2C सेगमेंट में 15% की शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे किर्लोस्कर ऑयल इंजन ने अब तक की सबसे बड़ी क्वार्टरली सेल्स दर्ज की है, जो 1400 करोड़ रुपए के करीब है। फोर्थ ये कि हालांकि Q4 के नतीजे बहुत शानदार तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने अपना 2x इन 3 इयर्स ग्रोथ टारगेट को सक्सेसफुली पूरा किया है, यानी कि 3 साल में 1.5 गुना रेवेन्यू, 2.5 गुना एबिटा और 2.5 गुना कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने सक्सेसफुली जनरेट किया है। लास्ट और सबसे अहम रीजन ये है कि मैनेजमेंट ने कहा है एक साल भर के डिप के बाद डिमांड रिवाइवल जो है शुरू हो गया है, और इसके चलते अगले 5 साल में $2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया है, और इसको कंपनी ने नेम दिया है 2B2B स्ट्रैटेजी। नाउ ओवरऑल डिमांड रिवाइवल, स्ट्रॉन्ग B2B सेगमेंट ग्रोथ और सॉलिड आउटलुक के चलते स्टॉक में आज कम से कम 10% की तेजी देखने को मिली है। ठीक है कनिष्का, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें समराइज कर दी कि आखिर शेयर में तेज़ी क्यों हो रही है। 16-17% ऊपर आ गया है ये शेयर, और ये डे हाई पर आकर कारोबार कर रहा है। रोहन भाई, आप ट्रैक करते हैं क्या किर्लोस्कर ऑयल को? बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है, लेकिन आज तेज़ी जो हो रही है तो सबके नज़र में ज़रूर आ रही होगी। और मैं चेक कर रहा था, इसका जो रेवेन्यू का जो पैटर्न है वो काफ़ी कंसिस्टेंट दिख रहा है, और वैसे बहुत कोई महंगी लग नहीं रही है शेयर कंपनी है। आपका क्या व्यू है इस पर? सॉरी, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ किर्लोस्कर ऑयल्स। ठीक है हरीश भाई, टेक्निकल व्यू दे दीजिए। किसी के पास अगर हो, ये किसी ने थोड़ा सा अगर पोजीशनल ले रखा हो, इसमें कहां तक होल्ड करें, अभी कितना चलेगा ये? अभिषेक जी, मार्केट में जैसा किर्लोस्कर ऑयल का चार्ट सेटअप देखते हैं तो एक क्लियर कट रेजिस्टेंस जोन था 790 के अराउंड, आज वो क्रॉस किया है और अच्छा खासा रिटर्न्स दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट अगर कोई रखना चाहता है 800 का स्टॉप सपोर्ट जोन है, और इसी को स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आगे भी थोड़ा और बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है 950 के अराउंड है, तो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर कोई किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप है तो मुझे लग रहा है कि
800 के स्टॉक के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, किर्लोस्कर ऑयल को होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बता दिया है हरीश जी ने। रोहन भाई, आप वोडाफोन आइडिया को तो जरूर ट्रैक करते होंगे। आज हम 3% के आसपास की तेजी देख रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में भी उन्होंने 5G की सेवाएं शुरू कर दी हैं, आगे भी प्लान्स हैं। क्या कहेंगे वोडाफोन आइडिया के जो निवेशक हैं, जो इस उम्मीद में है कि जो उनके भाव हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग जो 18-20 रुपए वाले भी होंगे, आप क्या सलाह देंगे उनको? अगर आप निवेशक हो तो होल्ड करना इज द ओनली वे, बिकॉज आई थिंक सो वर्स्ट पीछे रह गया है और यहाँ से शायद भी कोई पॉजिटिव मोमेंटम आ जाए। एक तो क्या है, रिटेल बहुत सारा है तो देर विल बी कंसिस्टेंट लेवल पे सेलिंग तो आती ही जाएगी, बट एनी विच वेज द पॉइंट इज दैट द वर्स्ट इज ओवर। होल्ड इज द राइट रिकमेंडेशन फॉर वोडाफोन इंडिया। होल्ड करने की सलाह ही इस शेयर में दे रहे हैं। 7.25 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। आपसे आपके शेयर से शुरू कर लेते हैं। सर बताइए, आपकी नज़र बाजार की इस तूफानी तेजी में कहां पर गई है और अच्छे मौके, बढ़िया सेफ मौके कहां दिख रहे हैं आपको? एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट हमें ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है। मार्केट ने पहले तो जो लोअर लेवल से उनको रिटेस्ट किया, देन आफ्टर हमें अच्छी खासी ऊपर के साइड तेजी दिखाई दे रही है इंडेक्स में। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो कॉल्स हैं, निफ्टी का स्ट्रक्चर तो अभी भी बाय मोड में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये 25,000 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो कॉल्स भी रेकमेंड की गई हैं वो बाय साइड की गई हैं। जो सबसे पहला कॉल्स है हमारा वो है एसबीआई कार्ड का। यहाँ पर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम एसबीआई कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं और अभी रिसेंटली यहाँ पर हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है 900 के ऊपर। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ है स्टॉक में। सो लगता है यहाँ से ये आने वाले समय में 950 तक के लेवल्स को टच कर सकता है, जो कि हमारा टारगेट है। वहीं पर हमें यहाँ पर जो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 890 का। दूसरा जो कॉल है वो है दीपक नाइट्राइट। काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर एक हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर, और आज ही के समय यहाँ पर हमें एक रीसेंट स्विंग हाई का ब्रेक थ्रू भी मिल रहा है इस कॉल्स में। तो ओवरऑल यहाँ पर भी अपसाइड की तरफ मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर और ऑसिलेटर पे भी नजर डालते हैं तो वहां पर भी ये आरएसआई और मैकडी दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। और जो आज का जो ब्रेक थ्रू आया है वो एक पॉजिटिव कैंडल के साथ आया है, तो वो भी एक स्ट्रेंथ शो करता है। तो हमें लगता है कि यहाँ से भी हमें अच्छे खासे पुल बैक मूव देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। जो हमारा टारगेट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 2110 का। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो करना है 1880 का, 1980 का डाउन साइड में। तो 80 का स्टॉप लॉस होगा दीपक नाइट्राइट के लिए। दूसरा शेयर है एसबीआई कार्ड, जो कि लक्ष्मीकांत जी ने सुझाया है। और एसबीआई कार्ड पर ही 12:30 बजे के शो में हमारे साथ जुड़े थे सचिन गुप्ता, उन्होंने भी सेम शेयर को रिकमेंड किया था। टारगेट थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक यही है, इस पर कन्विक्शन बन रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बढ़िया आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च भी आपके इंतजार कर रही है, आप नहीं जाएगा। ये आईआरबी इंफ्रा पे एक बार आपका टेक क्या है, कवर करते हो आप इस कंपनी को? आईआरबी इंफ्रा एक्चुअली ने थोड़ी देर पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार का एक वो आया प्रोमो, हमारी टीवी पे ही आया था 2 मिनट पहले ही। 8 साल उत्कृष्टता के, यानी कि बेहतरपन के, तो उसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश बन गया एक्सप्रेसवे प्रदेश। तो आईआरबी इंफ्रा के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और ये महाराष्ट्र में भी हैं। तो ज़रा मेरे को आईआरबी के बारे में बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत सालों से देख रहे हैं, बहुत टाइम से ऐसा रहे कि यहाँ से ग्रोथ आएगा। लास्ट क्वार्टर भी एक एक्सेप्शनल आइटम से प्रॉफिट बहुत अच्छा आया, पर कहीं ना कहीं है ना, मार्जिन्स आई थिंक सो इट्स गेटिंग नॉट इंटरेस्टिंग।
तो वहां पे मुझे हमको ऐसा लग रहा है कि अभी एक ग्रोथ ट्रेंड आएगा जहाँ पे बहुत सारे कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। तो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन आईआरबी, और ये वैल्यूएशन में कुछ बुरा नहीं है, जो लार्जेस्ट ऑपरेटर है जो टॉल के और प्रोजेक्ट्स के। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आईआरबी इंफ्रा को लेकर पॉजिटिव व्यू है 3% ऊपर फिलहाल ये शेयर है। और जो एक सर्ज आया था निफ्टी में, उसके बाद ना थोड़ी सी शांति भी हम देख रहे हैं। 400 अंक ऊपर है निफ्टी, और उस लेवल में कुछ पिछले कुछ मिनटों से कोई बदलाव खास हो नहीं रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब 650 अंकों के आसपास की तेजी है। और आज हम देख रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप में तो शुरुआती जोश था ही, बाजार में थोड़ी सी तेजी बढ़ी तो उनमें और हमने उछाल देखा है। कुछ ना छोटे छोटे साइज के जो बैंक है वहां पर भी हमने तेजी देखी थी। रोहन भाई, आप ही जरा इस पर गाइड कीजिए। इंडियन बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, आईडीबीआई हो गया, ये कुछ बैंक चल रहे थे। कहीं कोई आपको प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं किसी को अगर लंबी अवधि का सोचना हो तो, या फिर जो फ्रंटलाइनर्स हैं आईसीसी या एचडीएफसी आज अच्छे मोमेंटम में हो उनके साथ ही बने रहें? नहीं, ये दोनों रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है कि जहां पे भी थोड़ा स्लगिशनेस आ जाता है, तब ये मिड स्मॉल बैंक छोड़ देते हैं मोमेंटम भी और ग्रोथ भी। हम इंडियन बैंक पे हमारा निवेश भी हमारे पोर्टफोलियोज में भी है। इंडियन बैंक हमको लग रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे नंबर्स ला रहे हैं और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस में है। और अभी भी आई थिंक सो ऑन ग्रोथ साइड आईसीआईसीआई, बाकी वैल्यू साइड एसबीआई इज लुकिंग वेरी गुड। तो I think so SBI or Indian Bank can be a good mix into banking portfolios. ठीक है, एसबीआई पसंद है, इंडियन बैंक भी पसंद है। एक और थीम एक्टिव है और उम्मीद करेंगे कि आगे 15-20 दिनों में, महीने भर में और ज़्यादा एक्टिव हो सकती है, वो है फर्टिलाइज़र का खेमा। आज आप देखेंगे एनएफएल ऊपर है करीब 6%, मद्रास फर्टिलाइज़र, फैक्ट, मैंगलोर केमिकल्स, आरसीएफ, ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 3 से 5%, 6% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, ट्रेड के लिहाज से जरा 2 शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन हो, और मान लीजिए कि किसी को 1 से 1.5 महीने के लिए होल्ड करना हो, सबसे ज्यादा पैसे कहां बनेंगे? चार्ट कहां अच्छे लग रहे हैं आपको? सबसे फर्टिलाइजर में सबसे जो स्ट्रॉन्ग चार्ट है वो तो कोरोमंडल फर्टिलाइजर का है। वो वहां पर हमें काफी अच्छे बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अपसाइड की तरफ भी मोमेंटम है। तो लगता है कि आने वाले समय में भी अगर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। जो लोअर लेवल्स दिखाई जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं चार्ट्स पर, वो नजर आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 2350 से लेकर 2400 के जोन के आसपास। अगर वहां तक कोई रिट्रेसमेंट होता है और फिर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वहां पर बाय करके चलना चाहिए। वहां से फिर हमें 2600 के लेवल्स कोरोमंडल में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो है यूपीएल। कई दिनों से यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट आज के सत्र में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और ये स्टॉक ने यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम का फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि अगर यूपीएल 650 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को पुश करेगा 675 से लेकर 680 के लेवल तक। और जो डाउन साइड के सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 635 के आसपास। सो ये दोनों ही जो स्टॉक हैं वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव के साथ कोरोमंडल ज्यादा बेहतर लग रहा है। और अक्टूबर के बाद हम पहली बार दर्शन कर रहे हैं 25,000 के लेवल के इंडेक्स पर। एक और एक्सपर्ट को शामिल करते हैं बाजार के उत्साह में, जो आपको कुछ और बढ़िया ट्रेड्स बताएंगे। अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं, रेलिगेयर ब्रोकिंग के। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आप अपने ट्रेड्स जरा तैयार कीजिए, बस आपके 2 मिनट में आपके पास आते हैं। उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है पावर सेक्टर को लेकर, वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संसदीय स्थायी समिति के राय के आधार पर नए ड्राफ्ट में बदलाव कर विधेयक को अंतिम रूप दे दिया है। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पावर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से संबंधित जो नया ड्राफ्ट है उसको अंतिम रूप दे चुकी है और उसको जल्द ही पब्लिक कमेंट्स के लिए जारी किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने तमाम ज़रूरी संशोधन किए हैं जो प्रोविजंस थे, और अब
इसको फाइनल शेप दिया गया है और इसको पब्लिक कमेंट्स के लिए जल्द ही जारी किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 2022 में सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा था, जिसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने कई तरह के ऑब्जर्वेशंस शो किए थे और गवर्नमेंट से कहा था कि इसमें ये बदलाव करने की ज़रूरत है और उसी को आधार बनाते हुए ज़रूरी संशोधन किए गए हैं और उसके बाद जो ड्राफ्ट बिल है, जो नया ड्राफ्ट है, उसको जल्द ही जारी किया जाएगा पब्लिक कमेंट्स के लिए। पब्लिक कमेंट के बाद जो आईएमसी की प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी और फिर उसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल के लिए जो फाइनल बिल है वो कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और उसके बाद पार्लियामेंट में फिर से पेश किया जाएगा अप्रूवल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में संसद के अंदर, उसमें कई ऐसे प्रोविजंस किए गए थे जिस पर कि राज्यों के बीच में सहमति नहीं थी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री, मोबाइल पोर्टेबिलिटी के तौर पे डिस्कॉम पोर्टेबिलिटी की भी प्रोविजंस थे जिस पर राज्यों को एतराज़ था। तो तमाम ऐसे प्रोविजंस थे जिस पर राज्यों ने अपनी चिंताएं जाहिर की थी। इसको ध्यान में रखते हुए ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। सरकार कुछ ज़रूरी संशोधन भी कर सकती है ताकि राज्यों की सहमति जो है वो जुटाने में मदद मिले। इस बिल को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, खासकर पावर सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, क्योंकि भारत की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें लगातार तेज़ी आ रही है। वैसे में एक मॉडर्न पावर सेक्टर का होना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, जनरेशन की बात हो या ट्रांसमिशन की बात हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सहमति ज़रूरी है और इस कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने ज़रूरी बदलाव किए हैं जिस पर अप्रूवल के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा और फिर इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ठीक है, ये चाहे संशोधन के साथ हो चाहे बिना संशोधन हो, कैसे भी हो, लेकिन ये बात प्रकाश काफ़ी हद तक सही बता रही है कि भारत एक उभरता हुआ देश है। अगर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री की अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर से हम जहाँ पे हम सरप्लस लेके आए हैं पावर में फिर से फंस जाएंगे। तो इसलिए इस विधेयक की अपनी इम्पोर्टेंस है, इस लेवल की इस ड्राफ्ट की अपनी इम्पोर्टेंस बन जाती है। रोहन मेहता, एक बार आपका व्यू पॉइंट। मेरे को एक कंसोलिडेटेड पावर का कोई म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दूं क्या, जो सिर्फ पावर पे पैसा लगाता हो, या फिर मैं खुद ही फंड मैनेजर बन जाऊं? एक ग्रिड की कंपनी चुन लेता हूं, एक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी चुन लेता हूं, एक उसके एंसेलरीज चुन लेता हूं, एक डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी चुन लेता हूं, या ऐसे चुन के अपने आप से एक पोर्टफोलियो बना दो? वो तो डिपेंड्स है आपका पिकअप पे, पर आई बिलीव दैट के म्यूचुअल फंड बेटर है उस सेगमेंट में, बिकॉज बहुत पावर में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। आपने जितने बोले, फिर सोलर आप ले लो, फिर पावर सेल्स बोल लो, पर हमको इंडिविजुअली कंपनीज जैसे टीडी पावर सिस्टम है, पावर इंडिया है, हिताची है, और अभी भी थोड़ी कंपनीज ऐसी के जो फिनांस है जैसे पीएफसी वगैरह है, वो सब में अच्छी रुचि लग रही है। सो ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट वुड बी डू बेटर, बट पावर में आप पूरा म्यूचुअल फंड भी ले लो तो भी आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आप ये कह रहे हैं कि फंड में चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है, सेक्टर बहुत बड़ा है, एक एक शेयर को भी जोड़ोगे तो कम से कम 20-22 शेयर ना जुड़ जाएं कहीं आपके पास से। तो आप ये कह रहे हैं कि फ़ंड में जाना ज़्यादा समझदारी, बट फिर भी अगर आपके पास कोई पावर स्टॉक्स हों तो रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये विधेयक इस पूरे सेक्टर को हिलाएगा। अब आप बोले मेरे पे तो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको ही फ़र्क पड़ेगा। बोले नहीं मेरे पे प्रोडक्शन है, आप पर भी फ़र्क पड़ेगा। बोले नहीं में तो एंसिलरीज हैं, KEI है हमारे पास, तो तब भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जरा करते बातचीत। अजीत सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। 25,000 लगने की बधाई आपको सर। फाइनली 25,000 आ गया। हफ्ते भर की उतार चढ़ाव के बाद आज हम 25,000 सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है देख के। जरा अजीत सर ये बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? शुक्रिया डिम्पी। बिल्कुल, देखिए 25,000 आ गया है और कल भी हमने बात की थी जब अभिषेक और मैं बात कर रहे थे कि ये एक नॉर्मल डिप है, और जिस तरीके से हमने मंडे के दिन राइज देखा था तो उसके बाद 1-2 दिन का पॉज वो नॉर्मल होता है। तो जिस तरीके से मार्केट ने ट्रेंड रिज्यूम किया है, पॉजिटिव साइड पे बने रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन
बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस टीम्स कौन सी अच्छी कर रही हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आज जो पहला नाम ग्रासिम का इन द सीमेंट स्पेस आप देखेंगे तो काफी टाइट रेंज में डिम्पी ये कंसोलिडेट कर रहा था, एंड विद इन दी सीमेंट स्पेस अगर आप देखेंगे तो इसकी काफी कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस थी। तो इस ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये आपको नए हाइस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। नियर टर्म टारगेट करीब 2980 का 2740 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी पीएसयू बैंकिंग स्पेस एसबीआई का। तो यहाँ पे भी उस तरीके से पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं हुई है। थोड़ा बहुत बैंकिंग साइडलाइंस पे था, आज के दिन दोबारा से यहाँ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और पीएसयूज में मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी अदर्स। तो यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशंस आप बना सकते हैं। 835 इमीडिएट टारगेट रहेंगे 794 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपने एसबीआई का नाम लिया है तो ये हो सकता है बैंकिंग को नई डायरेक्शन और भी दे। 835 तक का टारगेट है, 794 का एक स्टॉप लॉस है। जल्दी जल्दी मैं फटाफट से क्वेश्चन लेता हूँ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी से भी। लक्ष्मी सर, आप जरा 2-4 शेयर फटाफट से पूछ लूँ आपसे, बताते जाइएगा जल्दी से उसके जवाब देके। बजाज ऑटो कितना कंफर्ट आपको दिखता है यहाँ पे? 2-2.5% पैसा बन जाएगा हफ्ते भर में? यार डेफिनेटली आज जिस तरीके से बजाज ऑटो ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई निकाले हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड ही नजर आ रहा है, और ये जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट ही क्रिएट करता है स्टॉक में। अपार्ट फ्रॉम दिस एमएससीडी में भी बुलिश क्रॉस ओवर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें 8800 के लेवल्स आने वाले समय में हम देख सकते हैं बजाज ऑटो में। वहीं पर जो इसका रिसेंट स्विंग हाई वो 8000 के आसपास है। मुझे लगता है कि उस स्टॉप लॉस के साथ इसमें स्टैंप लगाओ और इस पर बीटीएसटी की स्टैंप भी लगाओ। जिनके पास पड़ा है वो भी रखें, जिनके पास नहीं है वो बाय भी करना चाहे तो भले कर सकते हैं। स्टैंपिंग करते जाओ, लिखतम वक्तम के काम को पक्का करते जाओ, खाली वक्तम मत करो, लिखतम भी होना चाहिए। आगे बढ़े। अब एक शेयर हो रहा है SCL टेक, एक बार जरा इसको और चेक कर लो। हरीश सर एक बार आप इसको चेक करो SCL टेक को। डिम्पी जी, लास्ट कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल मोमेंटम था। आज के दिन में ऑलमोस्ट 3.5% का ऊपर है HCL टेक्नोलॉजीज। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास मूव हो रहा है स्टॉक प्राइस। 1730 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 200 डे मूविंग एवरेज ये क्रूशियल लेवल है। तो जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं आ सकती है। माइनर डिप बिल्कुल देखने मिल सकता है, तो डिप के लिए वेट करना चाहिए। ओके ठीक है, किसी डिप पे आके इसको वेट करके थोड़ा बहुत उसके बाद इसके बारे में कैलकुलेशन डालेगा। लेकिन हाँ, आज आईटी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आप स्क्रीन पर देखना चाहे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी फायर करके दिखा सकते हैं हम आपको, और आज देखेंगे बाकायदा वो भी डेज हाई पे ही चल रहा है। रिलायंस, निफ्टी का आईटी इंडेक्स और विक्स, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार को गिरने ही नहीं दे रही थी, और आज उसने अपना फिर से काम करके दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट साइड 3 का एक पूरा एक सेगमेंट हम आपके लिए लेके आते हैं, यानी कि 3 बजे तक जो भी एक्शन होता है मार्केट्स का पूरा समेट के लेके आते हैं। आनंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। आनंद जरा बताइए प्लीज़। जी हाँ, जैसा कि नतीजों का दौर चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं नतीजों से ही। कोचिन शिपयार्ड के नतीजे आए हैं। जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर हैं। आय में करीब 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर में आज करीब 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। GMDC यानी कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट के नतीजों की बात करें तो आय में करीब 5% की बढ़ोतरी दिखी है। आय 5% बढ़कर 786 करोड़ पहुंच गया है। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी 21% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ एबिडा में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर इसी के चलते शेयर में आज 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पर एक खबर है जहां पर कंपनी को 2372 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है कंपनी को पावर और ट्रांसमिशन, बिल्डिंग और फैक्ट्री कारोबार के लिए मिला है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया पर भी खबर है। वोडाफोन आइडिया का पहले से AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मामला चल रहा था, जिसमें वोडाफोन आइडिया ने वापस से SC में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जी दी है, और जो AGR बकाया है उसमें राहत की मांग कंपनी ने की है, जिसके चलते शेयर में 2 से 3% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात कर लेते हैं कि कल किन नतीजों पर हमें नज़र रखनी है, कल किन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। कल इमामी, SCI और भेल जैसी
ऐसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जहां हम नज़र रख सकते हैं। तो 3 बजे के ये सारे अपडेट्स थे, खबरें थी जहां एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद। तो ये सारे के सारे अपडेट्स और जहां पर भी एक्शन हो रहा है उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको आनंद ने दे दी है। 3:10 हो गए हैं और अब मौका है आपके लिए BTST या फिर STBT के ट्रेड समझने का। BTST होंगे, इतनी जबरदस्त तेजी बाजार में है। शुरुआत करेंगे लक्ष्मीकांत जी आपसे। बताइए आपके रडार पर कौन से शेयर सबसे ऊपर हैं? एक ट्रेड है तो एक दीजिए, अगर 2 है तो और अच्छा है। एक ही ट्रेड रिकमेंड करना चाहेंगे। ओवरऑल मार्केट काफी स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा यहाँ से एक पुलबैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो हमें लगता है कि कोल इंडिया पे नजर रखनी चाहिए। कोल इंडिया पिछले 4 से 5 दिनों में हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है और करंटली इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसके ऊपर एक क्रॉसओवर दिया है। तो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे हम बाय करके चल सकते हैं। 395 का स्टॉप लॉस रखना है और जो अपर साइड के जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 430 तक के। सो 395 के स्टॉप लॉस के साथ 435 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कोल इंडिया में। ठीक है, बढ़िया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। 395 के टारगेट यानी कि 10 रुपये नीचे के टारगेट है और 25 रुपये ऊपर के टारगेट है। 400 रुपये वाले लेवल को आज फिर से रीगेन किया है कोल इंडिया ने। बेहतरीन हम तेजी इसमें देख रहे हैं पिछले कुछ सत्र से। बढ़िया है। अजीत, आप बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है और आपके हिसाब से बेहतरीन मौके कहाँ बनेंगे बाजार में? देखिए अभिषेक, अभी 2 स्टॉक्स की जो हमने बात की, ग्रासिम की, SBI की, इसके साथ साथ इटर्नल जोमेटो जो कि पहले था, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक काफी टाइट रेंज कंसोलिडेशन था जो कि आज एंड हुआ है। थोड़ा बहुत लास्ट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग है, मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी तक मिस किया है स्टॉक को। मुझे लगता है कि नियर टर्म में करीब 254-55 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप BTST अटेम्प्ट कर सकते हैं 237 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट क्या बताया आपने, फिर से रिपीट करेंगे बार जरा? 254। 254 बढ़िया है। अच्छा, आप नहीं अगर बताते अजीत भाई ना तो ये मैं पूछता आपसे जोमेटो के बारे में, क्योंकि हमने देखा था कि 235 के एक बार आप पास में आया था, फिर से रिट्रेस करके नीचे चला गया था। आज ये 242 रुपए के आसपास के भाव हैं। 300 रुपए के आसपास ये शेयर गया था। तो 254 का टारगेट होगा। 237 का स्टॉप लॉस आपके लिए इटर्नल यानी कि जोमेटो में आपके लिए बनेगा। हरीश भाई, अच्छी तेजी है, शानदार तेजी है और बहुत सारे लोग एक्टिव हुए होंगे। थोड़ा सा आप बताइए, आप भी क्या एक ही शेयर देंगे या फिर आप कम से कम 2 देंगे? मेरा पहला, मैं ट्राई करता हूँ 2 शेयर्स देने के लिए। पहला वाला रहेगा डिक्सॉन। डिक्सॉन में देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है और सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है आज के दिन। मुझे लग रहा है कि 17,500 के लिए टारगेट के लिए लेना चाहिए डिक्सॉन BTST के हिसाब से, और मुझे लग रहा है कि 16,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, 16,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। डिक्सन को लेकर ये व्यू बढ़िया, आज भी 2% के आसपास की तेजी है। डिक्सन में जब से ये खबर आई कि उन्होंने क्वालकॉम के साथ भी करार किया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये तेजी इसमें बनी हुई है फिर से। बढ़िया, 17,500 के टारगेट, 16,050 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें आपको लगा के चलने की सलाह है। अजीत, एक और शेयर के बारे में आपसे ज़रा जानकारी जानना चाहेंगे। अगर मान लीजिए किसी को रियल एस्टेट पैक में 2 शेयर में बताता हूं आपको, DLF और मैक्रोटेक, दोनों में से आपको बढ़िया BTST की अपॉर्चुनिटी कहां दिख रही है? अगर देखिए अभिषेक, स्ट्रेंथ और BTST दोनों ही अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली लोडा मेरे हिसाब से बेटर कैंडिडेट है। करेक्शन कम हुआ था, मेजर एवरेजेस को होल्ड किया था इस पूरे करेक्शन में, और अब रिकवरी विद वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। जस्ट इन केस अगर कल के दिन थोड़ा बहुत पॉज आता भी है रियलिटी में, तो हो सकता है कि 1-2 दिन शायद आपको मूव ना देखने को मिले, बट इवेंचुअली करीब 1500 तक के टारगेट्स लोडा में एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1325 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स भी है, एक बार जरा चेक करा लेते हैं। रियल एस्टेट काउंटर पे लोधा पे ऑलरेडी आपको रिकमेंडेशन मिल गई है।
कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है एक्चुअली ना, थोड़ा बाज़ार खिंचा भी हुआ है और मैं नहीं चाहता कि बाज़ार के अंदर BTST ऐसी पोजीशंस लेके जाए जो कि खिंचे हुए मार्केट्स के अंदर आएँ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाज़ार के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, बट कई बार होता क्या है ना कि आप चूक जाते हैं मौका तो फिर आपको शेयर मिल नहीं पाते ढंग से। एग्जैक्टली आज वही हो रहा है क्योंकि मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से इस पूरे 25,000 के लेवल को पा लिया। आज 24,800 तक भी जाता ना फिर भी एक बार को चांसेस रहते कि हम प्रोबेबिलिटी हाई है कि ब्रेकआउट होगा। चलिए मैं कुछ एक शॉर्ट्स में से भी शेयर ढूंढता हूँ, अगर कोई वीक कैंडिडेट मिल जाता है तो। एक जरा CESC दिखाओ, CESC लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, एक बार जरा ये शेयर आप देखना, कलकत्ता इलेक्ट्रिक स्टेट कॉरपोरेशन के नाम से है ये CESC, और 164 रुपये का चल रहा है। वॉल्यूम इतना ज़ोर का है कि ये और भी टूट सकता है सर, एक बार ज़रा चेक करेंगे आप। राइजिंग वेज का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और रिसेंटली स्टॉक्स ने अपने 200 DMA के लेवल के पास ही रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पर बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन है, बट एक ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। अगर ये शेयर 160 के नीचे 161 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है देन आफ्टर हमें इसमें सेलिंग शॉर्ट साइड रेकमेंड कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे एक रेंज बाउंड ही ट्रेड निकल कर आता हुआ आ रहा है। शॉर्ट के लिए इसको 160 के नीचे एक डिसाइसिव क्लोज रिक्वायर है। अगर ये 160 के नीचे फिसलता है देन आफ्टर हमें यहाँ पर 152 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। जो लेवल्स आप बोल रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब वो का छाप भी देंगे आपके सामने, आप उसको नोटिस भी कर लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हुए एक और कंपनी के बारे में आपको जिक्र करके बताते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले शायद हम ही बताने वालों में से थे कि कहीं ना कुछ मुश्किलें चल रही है उस कंपनी के साथ, वह है जेंसॉल, और अभी भी उसकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। एक्चुअली में इरडा ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी दे दी है। खबर पर और ज़्यादा जानकारी लेती है अंजलि, जो कि मेरी सहयोगी हैं, उनसे। अंजलि जी जरा बताइए। IREDA ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत जेंसॉल इंजीनियरिंग के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन उन्होंने NCLT में फाइल की है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA और PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दोनों ने जेंसॉल इंजीनियरिंग को कुछ बड़े लोन्स दिए थे और अब 510 करोड़ के IREDA लोन के डिफ़ॉल्ट के मामले में इस कंपनी ने IBC के अंडर NCLT में ये एप्लीकेशन फाइल की है। इससे पहले दोनों IREDA और PFC ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के अंडर भी एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें डॉक्यूमेंट के फॉल्सिफिकेशंस के एलिगेशंस इन्होंने जेंसॉल इंजीनियरिंग पर लगाए थे। इसके अलावा सेबी की भी एक इन्वेस्टिगेशन जेंसॉल इंजीनियरिंग पर चल रही है, जो कि फंड के मिसयूज़ के बारे में है। इस सेबी इन्वेस्टिगेशन के अंडर जो इंटरिम ऑर्डर आया था, उसके तहत जो मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल सिंह जगी है और होल टाइम डायरेक्टर पुनीत सिंह जगी, इन दोनों ने अपनी पोजीशंस से रिज़ाइन कर लिया था और अब इन सारे लोगों में NCLT भी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तहत इस मामले में अब जुड़ चुकी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको हमारी रिपोर्टर अंजलि दे रही थी। अंजलि शुक्रिया आपका। खैर इसमें शेयर में मेरे पास कुछ पूछने के लिए है नहीं, इसलिए मैं इसको सीधा छोड़ देता हूँ। अब आ जाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर पोजीशनिंग क्या बन रही है, बड़ा ज़रा चेक करवा लेते हैं। HDFC बैंक खड़ा है 1933 पे, 2000 पहले दिखाएगा या फिर 1900 के नीचे वापस चला जाएगा, एक बार ज़रा ये चेक करवा लेते हैं। चेक करेंगे सर आप? किससे कराएं? गिरीश जी से कराएं? हरीश जी से कराते हैं। हरीश जी बताइए जरा एक बार आप, ये 1900 के नीचे चला जाएगा या फिर 2000 पहले दिखाएगा HDFC बैंक? डिम्पल जी, जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है, जो लग रहा है कि 1880 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना है, मुझे लग रहा है कि ऊपर का रुझान ही ज्यादा इंडिकेट कर रहा है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 2000 के लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं और कंटिन्यूअसली वॉल्यूम्स भी गेन हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आगे जाके 2000 के लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं उस टाइम पीरियड में। ठीक है, 1932 रुपये पर तो आ ही गया है। खैर 1.25% के आसपास की अच्छी तेज़ी है और आज HDFC से ज़्यादा तेज़ हम देख रहे हैं कि ICICI बैंक का भी शेयर कारोबार कर रहा है, 0.25% के आसपास का की मजबूती वहाँ पर है। येस बैंक को लेकर भी एक पॉजिटिव खबर आई थी कि इसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो सुमितोमो मित्सुई बैंक जो जापान का बैंक है, उन्होंने स्टेक लेने का फैसला किया है। उसके बाद थोड़ा उत्साह तो बना है, लेकिन क्या चार्ट्स भी कुछ पॉजिटिव हो रहे हैं लक्ष्मीकांत जी?
यस बैंक जिसके पास है, क्या होल्ड करें? आपको और बड़े लेवल दिख रहे हैं क्या इसमें? सर यस सिक्योरिटी लिमिटेड यस बैंक का ही सिर्फ कंपनी है, तो ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शन मैं इसके बारे में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आप मत दीजिए सर, मैं गलती से आपसे मैंने पूछ दिया। अच्छा अजीत, आप इस पर व्यू दीजिए, यस बैंक के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अभिषेक देखिए, रिकवरी हो रही है और हम सबको पता है कि किस लेवल पे और कितने लोग फंसे हुए हैं इसमें। तो हर लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि 22.5 का 22 का जोन था, जो लास्ट स्विंग हाई था, वहां पे आप पहुंच रहे हैं, तो वहां पे पहला हर्डल होगा, उसको क्रॉस करेंगे तो करीब 24.5। बहुत अच्छा अगर मूव आया तो 26 26.5 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि ये स्टॉक आपको दिखा दे। बट उसके लिए नीचे पे अब इसको जो उसकी लॉन्ग टर्म एवरेज 19.5 की, उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो दूसरे बैंकिंग मेजर्स HDFC ICICI जो कि रिकॉर्ड हाइस पे हैं उनको प्रेफर करिए, और जिनके पास पोजीशन है वो एक 19.5 का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं 24 24.5 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बढ़िया है, 24 के टारगेट। अच्छा अजीत ने बड़ी सावधानी के साथ बताया है, ये जो टारगेट है ना 24 रुपए के आसपास आके ये शेयर घूम जाता है, ऐसा हमने 2 बार देखा हुआ है येस बैंक के शेयर में। तो ठीक है, वहां तक के लिए कम से कम गुंजाइश है, आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। एक और शेयर जहां पर आज हम बढ़िया अप मूव देख रहे हैं वो है HDFC AMC का, करीब 3% के आसपास की तेजी है। जिसके पास लॉन्ग हो इस शेयर में, लक्ष्मीकांत जी आपकी क्या सलाह होगी? लॉन्ग को कैरी करें? जी डेफिनेटली कैरी करना चाहिए। आज यहाँ पे अच्छे खासे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अगर हम डेली के चार्ट्स निकालते हैं तो वहाँ पे पोल एंड फ्लैग का भी ब्रेकआउट है। करंटली अपने पिछले स्विंग हाई जो कि 4580 थे, उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल काफी अच्छा स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से 4900 के लेवल्स ये स्टॉक टच कर सकता है, और जो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4480 का। तो जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक बुलिश कॉल रेकमेंड किया जा सकता है, और 4900 तक के लिए हम वेट कर सकते हैं HDFC AMC में। ठीक है, 4900 रुपए तक के लिए आप इसमें वेट कर सकते हैं। 4700 रुपए का पड़ाव आज इसने पार किया है। हालांकि एक बार जो चढ़ा शेयर उसके बाद हमने देखा कि एक सपाट सी लाइन दिखी शुरुआती 1-2 घंटे के बाद, जो मूव जो बन गया था 4900 के लिए आप इसको होल्ड कीजिए 4480 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। डिफेंस वाले शेयरों में और खासतौर से जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज हैं उसमें कोई थकान नहीं आ रही है, और कई बार ना ये खतरे का भी इंडिकेशन होता है। एक बार हुआ था ऐसा कि नहीं डिफेंस शेयर बहुत चले, साल भर में 3 गुने 4 गुने हो गया, उसके बाद ऐसी गिरावट आई कि बहुत सारे लोग ट्रैप अपने आप को फील करने लगे। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग के मजे लेने हैं, तो कहाँ आपकी रणनीति होनी चाहिए जरा ये समझ लेते हैं। क्योंकि कोचिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन रीच, मझगांव डॉक, ये सारे के सारे शेयर आज भी आपको 3% 5% ऊपर दिखाई देंगे। हरीश जी आप जरा बताइए कि कहां पर अभी भी कंफर्ट आपको अलाउ कर रहा है? किसी को अगर ट्रेड के लिहाज से स्पेशली बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचना हो तो अभी कहां पर आपको लगता है कि चार्ट काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है? डिफेंस स्टॉक्स में देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि GRSE वगैरह, मस्टो वगैरह ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास मूव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक है जो कोचिन शिपयार्ड स्पेशली रिसेंटली एक करेक्शन देखने मिला था, वहां से अभी जस्ट कल के दिन ही 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। तो आज के दिन भी अगर 2-3 का वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो एक शानदार वॉल्यूम हुआ है गेंस। तो मुझे लग रहा है कि ये कोचिन शिपयार्ड एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे भी। मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1730 का करंट लेवल्स पे, और मुझे लग रहा है कि आगे 2000 तक का लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोचिन शिपयार्ड इस लेवल पे अच्छा बेट रहेगा करने के लिए। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड 7.5% ऊपर ये शेयर है, इसमें आपको पोजीशन को बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। इस बीच इरकॉन को लेकर खबर आ रही है कि इनको ऑर्डर मिला है रेलवे से, कितने 50 करोड़ रुपए के आसपास का। ठीक है, वैसे भी रेलवे शेयर चल रहे हैं, छोड़ देते हैं इसको। एक शेयर के बारे में आपसे जरा अजीत जानना चाहेंगे। कल हमारे एक फंडामेंटल एक्सपर्ट शो पे जुड़े थे और उन्होंने निवेश के लिए सुजलॉन को सुझाया था। अब 50 रुपए वाला सुजलॉन 60 रुपए का तो हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले हमने ये लेवल देखे नहीं है।
एक रेंज में ही है, थोड़ा सा बड़ी रेंज जरूर होगी लेकिन रेंज में ही है। सुजलॉन आपको लगता है कि उस रेंज के ब्रेकआउट के लिए तैयार है? ये तेजी जो 5-7 सत्र की हो रही है लगातार, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक टाइम था कि जब हम सभी दूर रहते थे स्टॉक से कि काफी ज्यादा चैलेंजेस थे। उसके बाद जब डेट रिडक्शन शुरू हुआ उसके बाद स्टॉक में कंसिस्टेंसी देखने को मिली। गिरावट इस बार भी आई, बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिकवरी 45 से लेकर 60 का एक बैंड बेसिकली जिसमें बना हुआ था, अब उसके अपर बैंड के पास आ गया है रेंज के। तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि नेक्स्ट लेग के लिए तैयारी है ऑलमोस्ट, और 70 से लेकर 72 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देखने को मिल सकता है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत पॉज उसमें होते रहते हैं। तो एक 57 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन 70-72 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है जी, बाजार बंद होने के बाद 3-3.5 मिनट रह गए हैं कुल मिला के मार्केट्स के अंदर। अब आप वैसे ट्रेड तो अभी नहीं लेने चाहिए, और दूसरा बाजार ने जिस तरह का ब्रेकआउट्स किया है 25,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये भी अपने आप में बताने के लिए सफिशेंट कि कल का सौदा आप कल पे ही देखना, ज़्यादा एग्रेशन ना दिखाएं। हालांकि विक्स आज फिर से टूटा है। देखो विक्स अभी तो 16 पहुंचने वाला है, अभी तो पौने 17 चल रहा है। उससे पहले ही मार्केट ने 25,000 का लेवल पा लिया, और यही बात हम कुछ दिन पहले आपसे चर्चा के रूप में कर रहे थे कि विक्स को 2% और घटाओ, जब 18 के आसपास था वो। ठीक है, तो ये 18 वाला विक्स जब घट के करीब 16 के आसपास पहुंचा, तब ये सारी चीज़ें अब आपको होती हुई दिख रही हैं मार्केट्स के अंदर। खैर एनी हाउ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखोगे तो ये करीब 2% ऊपर आपको दिखेगा आपको। HDFC बैंक भी करीब 1 से 1.5%। तो आज बैंकिंग, रिलायंस इंक्लूडिंग IT, ऑटो, तो समग्रता में आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं और आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट के अंदर, आज FIs की होल्डिंग शाम को थोड़ा बढ़कर आए, एकदम से घट गई थी, 37% तक हो गई थी। आई होप कि अब 40 या 42 के आसपास आपको FIs की होल्डिंग दिख सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी बड़ा डाइवर्जेंस है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पहले भी लगा चुका है, ज़्यादा गिरा भी नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी माफ़ कीजिए, लेकिन निफ्टी के अंदर प्रॉब्लम क्या, उसका भी ऑल टाइम हाई वापस नहीं लगा हुआ, और बहुत बड़े डाइवर्जेंस था। 9% का फ़र्क था जब ये बैंक निफ्टी का ATH लगा था, ऑल टाइम हाई लगा था। तो निफ्टी को थोड़ा कवर करने के लिए और एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, इसलिए IT उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। वैल्यू हंटिंग अगर आपको करनी है तो 2 सेगमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट एक IT, सेकंड ऑटो, और थर्ड अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो केमिकल्स वाले शेयर्स भी आप चेक कर सकते हैं। ऑल्दो उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं, बट IT एंड ऑटो 2 मेजर कंटेंडर हैं जिससे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का बना हुआ डाइवर्जेंस ख़त्म हो सकता है। एक चीज़ मेरे को और भी है कि बड़े ग्रुप के शेयर्स बढ़िया चल रहे हैं। आप देखो इस पूरी रैली के अंदर जो भी पुल बैक की रैली बनी है, अडानी ग्रुप के शेयर्स देखो क्या शानदार चल के आए हैं। अंबानी ग्रुप का शेयर्स ने काफ़ी लीड दिया है। रिलायंस 1450 का हुआ है। ये नंबर्स के बाद का रिएक्शन था, नंबर से जस्ट पहले 1200 सवा 1200 की कैटेगरी में घूमता था। रिलायंस का 250 पॉइंट चलना बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं बाज़ार के अंदर जो कि स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन को बताती हैं। अनटिल अनलेस जब तक इंडिया पाकिस्तान की कोई युद्ध की खबर ना आ जाए, वापस टैरिफ वाला कोई मामला बड़ा ना बन जाए या कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, तब तक तो बाज़ार सब कुछ चंगा सी टाइप चल रहा है, और ये चीज़ दिख भी रही है। आपका अपना फ़र्ज क्या बनता है कि आपको सही टाइम पे एंट्री करनी चाहिए। आज बढ़िया मौका था जब 24,500 के आसपास बाजार आके रुका। आज का इंट्राडे लो 24,494 का बना, डैट मीन्स वही 24,500। तो इस रेंज के अंदर जब भी आपको वापस से मार्केट मिले तो प्लस कीजिएगा। हालांकि अभी तो 24,800 का भी अब सपोर्ट बन गया क्योंकि आज उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, बट 1 डे क्लोजिंग नहीं मानी जाती, इसलिए सेकेंड डे क्लोजिंग भी चाहिए होगी। तो अगर कल भी वापस 25,000 के ऊपर चला जाता है तो फिर आपका 24,800 भी सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम IT पे थोड़ा और लेट करेंगे, थोड़ा और विश्वास करेंगे, और हमको लग रहा है कि IT थोड़ा नैया पार करा सकता है। 1800 शेयर आज एडवांसेस के साथ बंद हुए हैं और 800 शेयरों के साथ आज डिक्लाइंस रहा है। कुल मिला के मार्केट की ब्रेड भी काफ़ी अच्छी थी। देखो मिड कैप और स्मॉल कैप तो शुरू से ही चल रहे थे, प्रॉब्लम सिर्फ इंडेक्स से जुड़े हुए शेयर्स में थी, और जैसे ही मार्केट में थोड़ी कवरिंग आई
ऑप्शंस के ट्रेड एक्टिव हुए, उसके बाद से एक तरफा रिदम सब कुछ बढ़ता हुआ दिखा। बहुत शुक्रिया आपका हरीश आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका भी आज लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, और शुक्रिया आपका भी आज अजीत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समेट रहे हैं। अगला कार्यक्रम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। अगर आप उस कार्यक्रम को भी एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नमस्कार।